हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध और कच्चा पाल एवं चालांत दस्ता सिपाही का। ये रुक्मणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है और इसको हम ख़त्म करेंगे सेट नंबर 1 से लेकर लास्ट तक। इसमें आपको कभी हो सकता है 50 क्वेश्चन देखने को मिले, कभी 100 क्वेश्चन देखने को मिले, तो आपको इस तरह से आपको सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपको इस बुक का भी क इस बुक को भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें टेस्ट सीरीज और डिस्कशन भी दिया गया है और आप इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको एक टेलीग्राम का लिंक देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें आप ज्वाइन होकर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, हम इस सेट में इसको कंप्लीट करेंगे और जानेंगे जो भी इसका क्वेश्चन है उसको सेट को लगाएंगे। तो चलिए करते हैं। फाइनली दोस्तों, आपको सेट नंबर 1 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सेट को स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट में लिख दे जय माँ सरस्वती और हम इस सेट को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा और उसका जो भी आपका गलती हो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसका करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट जो भी होगा वो आपको वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पर प्रॉपर एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया था? तो आपका और यह भी बात ध्यान रखेंगे कि हम आपको चारों जो ऑप्शन है उसको पढ़ के बताएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो नेक्स्ट सेट में हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे और आपको ये सेट कंप्लीट कराएंगे। तो पहला का आपका ऑप्शन है यहाँ पर मेहरगढ़, ठीक ना, बलूचिस्तान, राखीगढ़ी और बुरजोम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मेहरगढ़, ठीक ना। मेहरगढ़ से सबसे पहले अन्न का साक्ष्य मिला था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु, कौशल, काशी, मत्स्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ये मत्स्य की राजधानी थी, ठीक ना। कौशाम्बी किसका? मत्स्य की राजधानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? पल्लवों ने, चालुक्य ने, राष्ट्रकूटों ने और चोलों ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पल्लवों ने बनाया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था, ठीक ना। तो आपको ऑप्शन दिया गया राम, विष्णु, कृष्ण और शिव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का सी, ठीक ना। 4 का सी, कृष्ण, कृष्ण का ये वल्लभाचार्य ने भक्ति प्रचार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह का बचपन का नाम था, आपको ऑप्शन दिया गया है फरीद, सलीम, रहीम, मुरीद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीद दस शेरशाह का बचपन का नाम, ठीक ना। फरीद। ध्यान रखना, आप शेरशाह का पिता का नाम हसन खां था, जो बिहार के एक सूबेदार जमाल खां के अंतर्गत सासाराम के जागीरदार थे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सुगौली की संधि नेपाल नेपाल में कब संपन्न हुआ था, ठीक ना। ये सुगौली का संधि कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। और कब संपन्न हुआ था? 1810, 1816, 1824 और 1826। तो सुगौली का संधि कब संपन्न हुआ था? आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 1816 में सुगौली का संधि जो संपन्न हुआ था। यह आंग्ल नेपाल युद्ध के समय में हुआ था। 1814 से 1816 के बीच में ही आंग्ल नेपाल युद्ध भी हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, 7 नंबर। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, कौन है व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है? मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर चित्तरंजन दास, ठीक ना। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और कुछ इम्पोर्टेंट है उसको भी आप याद रखिए। बंग बंधु जिसे शेख मुजीबुर्रहमान, सॉरी दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में, शेख मुजीबुर्रहमान को जाना जाता है बंग बंधु के। देश रत्न और आजाद शत्रु को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
प्रसाद के नाम से जाना जाता है, ठीक ना? और विश्व कवि और कविनेंद्र और गुरुदेव को रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से जाना जाता है और सीमांत गांधी को खान अब्दुल्ला गफर खां के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जर्मनी में नाज़ी पार्टी का नेता कौन था? जर्मनी में नाज़ी पार्टी का नेता कौन था? एडोल्फ हिटलर था, ठीक ना? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। और एडोल्फ हिटलर का जन्म का बात कर ले तो 20 अप्रैल 1889 में हुआ था, ऑस्ट्रिया के बोरोना नामक शहर में हुआ था। और एडोल्फ हिटलर एक चित्रकार बनना चाहते थे, उनका बचपन में यह रुचि था, ठीक ना? और एडोल्फ हिटलर का एक बुक का नाम था मीन कैम्प, ठीक ना? ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, जो जेल में लिखे थे। और उनका मृत्यु हो गया था 30 अप्रैल 1945 को। उनका आत्महत्या कर लिए थे, ठीक ना? तो ये भी ध्यान रखिएगा। उनका जन्म हुआ कब? तो 20 अप्रैल 1889 को, और उनका मृत्यु हो जाता है 30 अप्रैल 1945 में। वो एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, नटवर सिंह और मनमोहन सिंह, सुखवंत सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ ऑप्शन नंबर ए, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक ना? तो माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की एक आत्मकथा है। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को कितने चरण में कराए जाने की घोषणा किया था? तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन, ये 2 चरणों में हुआ था। वो 100 पहला 121 पे हुआ था, और दूसरा का बात कर ले तो आपको बता दें, दूसरा 122 पर 122 सीट पर हुआ था, ठीक ना? और हमारे यहाँ जो टोटल सीट था वो कितना था कुल? तो वहाँ पर 243 था, ठीक ना? 243 सीट पर कुल वोटिंग कराया गया था। टोटल विधानसभा का सीट 243 था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और जो पहला हुआ था वो 6 नवंबर को हुआ था 121 पर। दूसरा जो हुआ था वो 11 नवंबर को हुआ था, और 14 नवंबर को रिजल्ट आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन आप जान लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 300 का, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपका 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना? और 13 भी ये मैथ का क्वेश्चन है, तो ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको प्रॉपर आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप समझकर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका 13 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्गुण निर्गुण शब्द में कौन सी संधि लगता है? तो निर्गुण शब्द में कौन सा संधि लगता है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक ना? विसर्ग संधि लगता है निर्गुण शब्द में, ठीक ना? स्थावर का विलोम शब्द कौन सा होता है? स्थावर का विलोम शब्द कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जंगम, स्थिर। ऑप्शन बी सी हो जाएगा जड़ और स्थूल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ठीक ना? आपको स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? मछली का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नहीं है। आप है वो मत देखिएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सफरी, जलोदरी, मीन और मत्स्य। तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ही, जो आपका बी है ना, वो नहीं है, ठीक ना? जलोदरी यह मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मछली का ये सब पर्यायवाची शब्द है। कौन? सफरी, मीन और मत्स्य, ये सब पर्यायवाची शब्द है मछली का। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होता है? जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है? तो यहाँ पर अनेक शब्द के एक शब्द बताया गया है क्वेश्चन, जिसमें से ऑप्शन ए है अतिथि, अभ्यागत और अनाहुत और अनबुलाया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिथि। जिसे न बुलाया गया हो उसे हम अतिथि के नाम से जानते हैं, ठीक ना? यहाँ पर आपका
एंटोनिम सेलेक्ट करना है, ठीक ना। तो डिग्निफाई का एंटोनिम कौन सा होगा? क्योर, एडॉर्न एडॉर्न और ऑब्लिग और कॉन्डेमैन। तो आपको आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक ना, कॉन्डेमैन। इसका मीनिंग होता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक ना, निंदा करना। कॉन्डेमैन का मीनिंग होता है निंदा करना, ठीक ना। और डिग्निफाई का होता है गौरवान्वित करना, जिसका मीनिंग होता है। और आप याद रख ले, चारों का आपको बता देते हैं। क्योर यानी रोग मुक्त करना, और एडॉर्न सजाना, और ऑब्लिक 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 यानी आभारी होना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहा गया है, अप्रोप्रिएटिव साइनोनिम, ठीक ना। तो चीरलेस का साइनोनिम क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी डी, ठीक ना। डी हो जाएगा, ये ग्लूमी ग्लूमी हो जाएगा चीरलेस का। और आप इसका जो मीनिंग होता है वो भी समझ लें। चीरलेस चीरलेस एक एडजेक्टिव है, ठीक ना, जिसका मीनिंग होता है उदासी और बेरौनक बेरौनक, और ठीक ना। और ग्लूमी का एक ग्लूमी भी एक एडजेक्टिव शब्द है, जिसका उदास और निराशाजनक होता है, ठीक ना, मीनिंग। और उसमें एक आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये ब्रीथ। और ब्रीथ का मतलब होता है चमकीला, और क्लीन का मतलब स्पष्ट, और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है। तो यहाँ पर आपको 20 नंबर में एक इडियम दिया गया है, वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का आपको जो मीनिंग होता है वो बताना है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वाइट एलिफेंट का ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। यहाँ समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल पर्पस, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट तो यहाँ बताया गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। तो मतलब इसका एक्टिव वॉइस आपको बताना है कौन सा सेंटेंस में है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन है कि हिज वाइफ वाज किल्ड बाय हिम, ठीक ना। तो इसका एक्टिव वॉइस कौन सा ऑप्शन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक ना। यहाँ पर ही किल्ड हिज वाइफ हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर कहा गया, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेप यानी डिस्प्रेशन का क्या कारण होता है? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या कारण होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तनांक सभी रंगों के लिए समान होता है। ऑप्शन बी, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन सी में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ऑप्शन डी में प्रकाश का परावर्तन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना, जिसमें बताया गया है कि प्रिज्म के पदार्थ का आवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट में बताया गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के किसके द्वारा दी जाती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा दी जाती है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है फैराडे का नियम, लेंस का नियम, एम्पियर का नियम, और ओम का नियम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, ठीक ना। ये प्रेरित विद्युत वाहक वाहक बल होता है, जो की दिशा लेंस के नियम के द्वारा होता है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कल मोशन में वेग की सदिश एवं त्वरण सदिश इस इस रूप से संबंधित होते हैं। तो आपको आप किस रूप से संबंधित है वो ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक ना। ऑप्शन ए में बताया है कि दोनों समान दिशा में, और बी में एक दूसरे के परलंबत होते हैं, सी में दोनों विपरीत दिशा में, और डी में एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। तो अब इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक ना, एक दूसरे पर लंबत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो आपका ऑप्शन हो गया कृत कार्य, और आराम, और भारहीनता, और गति। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 25 का सी, ठीक ना, भारहीनता होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? भारहीनता के स्थिति में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एक उपग्रह
पृथ्वी के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसका चाल होगा, ठीक ना। एक उपग्रह पृथ्वी के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इसकी चाल होगा। ऑप्शन ए में बताया गया है कि कक्षा के सभी बिंदुओं पर समान होगी, पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी, और सी में बताया पृथ्वी से दूर होने पर अधिकतम होगी, और डी में बताया गया कि निकट आने पर धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 26 का बी, ठीक ना। बी हो जाएगा कि पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी, ठीक ना। 27 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको एक कथन है दिया गया है जिसमें से आपको गलत बताना है। तो ऑप्शन ए बताया गतिज ऊर्जा ऊर्जा शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है, ठीक ना। और शक्ति, ऊर्जा एवं कार्य सभी अदिश राशि है, तो ये भी सही है। और स्थितिज ऊर्जा शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी बैलिस्टिक दोलक गोलियों की चाल मापने के लिए एक युक्ति होती है। आपको ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा जो है शून्य, धनात्मक हो सकता है लेकिन ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये गलत कथन है, और ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 28 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता था। 28 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता था। पहला ऑप्शन है ओमान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक ना। यहाँ उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। आपको बता दें कि जो भारत ने एशिया कप जीता था वो पाकिस्तान को हराकर जीता था, ठीक ना। जिसमें सर्वाधिक विकेट 17 विकेट कुलदीप यादव ने लिया था, और सबसे ज़्यादा मैच में रन बनाने वाला प्लेयर था अभिषेक शर्मा, ठीक ना। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को मिला था, और प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा को दिया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में है मिथुन मनहास, और ऑप्शन बी में है भिन्नी, और सौरव, ऑप्शन सी सौरव गांगुली, और ऑप्शन डी देवजीत सोकिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथुन मनहास को बनाया गया है, और यह बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष चुना गया है, ठीक ना। तो नंबर पे 37वां है। और बात कर ले 36वां, तो 36वां था रोज बिन्नी, ठीक ना। रोज बिन्नी के ही स्थान पर आए हैं मिथुन मनहास, जो कि 37वां है। और बता दें कि जो राजीव शो राजीव शुक्ला और देवजीत शौकिया है, जो अ, भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल का ये उपाध्यक्ष चुने गए हैं और सचिव चुना गया है, ठीक ना। और बता दें बीसीसीआई का स्थापना 4 दिसंबर 1928 को हुआ था, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे बीएसआई का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक ना। भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म बीएसआई होता है, का निर्देशक किसे चुना गया है। तो आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर कनक दास, ऑप्शन बी एजे सी बोस को, और ऑप्शन सी डॉक्टर राहुल पॉल, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपको गौरांगल दास को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ये डॉक्टर कनक दास को चुना गया है। और ये कितने नंबर का निर्देशक है, तो ये 13वां नंबर का निर्देशक है, और ये है जो कवकों के वर्गीकरण के विज्ञान के विशेषज्ञ थे, ठीक ना। और इसका बीएसआई का स्थापना का बात कर ले तो 1890 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है। ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी कल सुबाई, और ऑप्शन सी कॉमेट, और ऑप्शन डी तारामती।
तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, ठीक ना? ये कॉमेट है जो हिमालय पर्वत का एक भाग है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरहुल आदिवासी का कृषि से संबंधित एक त्योहार होता है जो मुख्य रूप से भारत के डैश डैश राज्य में मनाया जाता है। सरहुल आदिवासी कृषि आदिवासी कृषि से संबंधित एक त्योहार होता है जो मुख्य रूप से भारत के डैश डैश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सिक्किम, बी उत्तराखंड और सी गुजरात, डी झारखंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सी में आपका जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक, एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सरकार के अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में सरकार के अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन ए आपका जर्मनी, कनाडा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए कनाडा से लिया गया अर्धसंघीय स्वरूप मॉडल, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार, ठीक ना? तो डप्पू नृत्य जो नृत्य है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो आपका 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो आपका आर्य समाज का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन बी है ब्राह्मण समाज। जो ब्राह्मण समाज का जो स्थापना किए थे राजा राम ने किया था। आप इसका डेट भी ध्यान में रखिएगा। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था और ब्राह्मण समाज का स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था और प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्मारंग पंडुरंगा ने किया था, ठीक ना? और यह महाराष्ट्र में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अवरक किस प्रकार का खनिज है? अवरक किस प्रकार का खनिज है? ऑप्शन ए अधात्विक, ऑप्शन बी ऊर्जा खनिज, ऑप्शन सी लौह धात्विक, ऑप्शन डी अलौह धात्विक, ठीक ना? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ये अधात्विक है, ठीक ना? अवरक किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के खरीफ के मौसम में उगाया जाता है? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी सोयाबीन और ऑप्शन डी खीरा। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के खरीफ मौसम में उगाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का सी, ठीक ना? ये सोयाबीन है जो कि खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। और ध्यान रखिएगा कि खरीफ फसल के समय बोए जाने वाला जो फसल है वो मक्का है, चावल है, ज्वार है, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द और कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन शामिल है, ठीक ना? और यह सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, ठीक ना? और वही रबी फसल का बात कर ले तो इसमें आपको रबी फसल को ध्यान रखिएगा कि यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और यह ग्रीष्म ऋतु यानी मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, जिसमें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों और कुछ मुख्य रबी फसलें होते हैं, ठीक ना? और जायद फसल का एग्जाम्पल है तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और भी फसलें होते हैं, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत कौन थे? भारत भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति, ठीक ना? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जेपी कृपलानी, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी
राजेंद्र प्रसाद। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और प्रारूप समिति BN राव द्वारा तैयार किया गया था, ठीक ना। और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य हुए, जिसमें से पहला सदस्य और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा था N गोपाल स्वामी अयंकर, तीसरा था अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अयंकर, और चौथा था कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशीलाल, और पांचवा था सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठा था N माधवराव, जो कि BN मित्तल के स्थान पर आया था, और सातवां था TP खेतान, जो कि 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु होने के बाद TT कृष्णमाचार्य की सदस्यता बनाया गया था। प्रारूप समिति को बनने के लिए 6 महीना यानी 6 महीना का समय लगा था, ठीक ना। और इसके दौरान कुल 141 बैठक हुए थे। और दो बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो मौलिक अधिकार यानी उप समिति का अध्यक्ष JP कृपलानी को बनाया गया था, और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, उप समिति JP कृपलानी और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 40 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? तो आपका ऑप्शन दिया गया है प्रथमा बैंक, और विश्वास बैंक, और बंधन बैंक, और उत्कर्ष बैंक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रथमा बैंक था, ठीक ना। इसका स्थापना वर्ष याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1975 को इसका स्थापना किया गया था, और यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इसका मुख्यालय था, ठीक ना। और यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन एक क्वेश्चन नंबर 41 है, जो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर 42 भी है, 43 भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 से देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक ना। इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपका ऑप्शन ए है आगामी, आगामी, और आगामी सी, और आगामी डी। तो इसमें से आपको ये शुद्ध शब्द है जिसको सेलेक्ट करना है, आपका जो आंसर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। आपको बता दें कि हम जो ऊपर क्वेश्चन है उसको हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो 43 का हो जाएगा आपका यहाँ पर भी, ठीक ना। डी हो जाएगा ऑप्शन। तो आप ध्यान रख लीजिए, 41 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 42 का आप बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 43 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन दरवाजा उपन्यास है किसका है? तो आपका ऑप्शन ए है सचदेव का, पंकज विशिष्ट का, और फणीश्वर नाथ रेणुका का, और प्रेमचंद का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का बी, ठीक ना। ये पंकज विशिष्ट का था, ठीक ना। पंकज विशिष्ट का था लेकिन दरवाजा। और चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 46 का जो है डी, ठीक ना। यह वह सायकाल घूमने जाता है। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेलिंग को आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा जो 47 का ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इनकरेक्ट स्पेलिंग है वह। तो यहाँ पर जो HIE ए है ना, वो ए नहीं होता तो करेक्ट हो जाता, और उसके बाद सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन को फिल इन द ब्लैंक करना है। तो आपका यहाँ पर, तो आपने बहुत जगह पर देखा होगा फिल्म में, यहाँ पर सिगरेट स्मोकिंग इन इंजूरियस टू हेल्थ होता है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहाँ पर जब स्मोकिंग या जो भी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो वहाँ पर आपको लिखकर देखने को मिलता है। और यहाँ पर बताया 49 नंबर में, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस। यानी नेगेटिव से
असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 49 का डी हो जाएगा, ठीक ना। वेयर देयर इज ए स्मोक देयर इज फायर। यहाँ पर बताया गया है, जो यहाँ पर एक इंग्लिश मीनिंग दिया गया है, उसको आपको हिंदी में सेलेक्ट करना है, ठीक ना। तो वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टेस्ट देन मैन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 50 का डी हो जाएगा, ठीक ना। महिला पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, इसका मीनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 51, किसी पिंड का भार 40 न्यूटन है तो पृथ्वी द्वारा पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल का मान होगा। किसी पिंड का भार 40 न्यूटन है तो पृथ्वी द्वारा पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने करने वाले बल का मान होगा। तो ये होता है एक्शन बराबर रिएक्शन, ठीक ना। तो 40 है, तो आपका करेक्ट आंसर भी ये 40 ही होगा, ठीक ना। 40 न्यूटन का ही बल लगेगा। और यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार होता है, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया होता है, ठीक ना। रिएक्शन बराबर एक्शन होता है। यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है, लेकिन यह विपरीत दिशा में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक सभागार एक सभागार में ध्वनि का सतत और ध्वनि की परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश डैश कहा जाता है, ठीक ना। एक सभागार में ध्वनि का सतत ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है तीव्रता, अनुकरण ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गूंजन, ऑप्शन डी आपका कंपन होगा। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण होगा, ठीक ना। किस किसी उत्तल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव यानी पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है स्थित है। इसका वक्रता केंद्र फोकस से डैश डैश की दूरी पर स्थित होगा। किसी उत्तल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव यानी पोल से 30 मीटर की दूरी पर है स्थित है। इस वक्रता केंद्र फोकस से डैश डैश की दूरी पर स्थित होगा। इसका भी करेक्ट आंसर आपका 30 सेंटीमीटर ही होगा, सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर ये आधारित होता है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों का युग्म कौन सा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों का युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 55 का हो जाएगा ये, ठीक ना। ये है CaN2। 56 में निम्न धातु की बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम है। निम्न धातु की बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक ना। FeZn और MgNa। 25 सितंबर 2025 को भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी के किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 25 सितंबर 2025 को भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी के किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन ए आकाश प्राइम, ऑप्शन बी अग्नि प्राइम, ऑप्शन सी है शौर्य, ऑप्शन डी है ब्रह्मोस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अग्नि प्राइम। नेक्स्ट पर चलते हैं। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में किस देश को इंटरपोल एशियाई
समिति का सदस्य चुना गया है? 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आईटीबीपी का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये जो परवीन कुमार है उस नियुक्त किया गया है। परवीन कुमार को आईटीबीपी का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। विधान परिषद के सदस्य डैश डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक ना। एक बात और ध्यान रख लीजिए, विधान परिषद के सदस्य को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। और ध्यान रखिएगा कि अभी कुल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, ठीक ना। जिस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन्हीं राज्य में अभी विधान परिषद है। इसके अलावा और कोई राज्य में अभी विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार यानी अकादमी पुरस्कार में डैश डैश शामिल होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन ए है एक ताम्रपात्र और अंग वस्त्र के साथ 1 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 50,000 रुपये। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। एक ताम्रपात्र और अंग वस्त्र के साथ 1 लाख रुपए। 62 नंबर क्वेश्चन है कि 1976 में स्थापित डैश डैश के अनुशंसा के अनुसार 42वें संविधान संशोधन किया गया था। 1976 में स्थापित डैश डैश के अनुशंसा के अनुसार 42वें संविधान संशोधन किया गया था। तो आपका ऑप्शन है अभिजीत सेन समिति, आबिद आबिद हुसैन समिति, अजीत कुमार समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का डी, ठीक ना, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रीलंका भारत से डैश डैश द्वारा अलग होता है। श्रीलंका भारत से डैश डैश द्वारा अलग होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाक संधि के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, ठीक ना। और डैश डैश एक ऐसा जमा खाता होता है जिसमें ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं। वह कौन सा खाता होता है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बचत खाता, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, 65 में मैन मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई डैश डैश और 120 मीटर के बीच होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 मीटर और 120 मीटर के बीच होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 65 का बी सही होगा, ठीक ना। और इसका चौड़ाई का बात कर ले तो आपका 45 मीटर से 91 मीटर होता है। और गेंद का वजन का बात कर ले फुटबॉल के गेंद का वजन का तो वो 396 से 453 ग्राम होता है, ठीक ना। और फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में होते हैं? प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा स्थलमंडल में होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर ले 67 का, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? 67 का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 67 का डी, ठीक ना। ये 149 अनुच्छेद 149 से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी से की सबसे बड़ी सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो आपका 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चिनाब नदी है जो सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक ना। नेक्स्ट पर चलते हैं, बाथुकामा जो कि एक एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बाथुकामा जो कि एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना में मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 70 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 71 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3√15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 72 का बात कर ले तो जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान डैश डैश होता है। जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान डैश डैश होता है, स्थिर रहता है। ऑप्शन बी बढ़ता है, बहुत बढ़ता हुआ है। और सी घटता हुआ है। और डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिर रहता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए 72 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 73 आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से बाएं से जाने बाएं से जाने पर कक्षाओं की संख्याओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। 73वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से जाने पर कक्षाओं की संख्याओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन एक समान रहती है। ऑप्शन बी बढ़ती है। ऑप्शन सी घटती है। और ऑप्शन डी पहली 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 बढ़ती है फिर घटती है। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का ए नंबर, एक समान रहती है, ठीक ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। समजातीय श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों में कितने अंतर होते हैं। समजातीय श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों में कितने अंतर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का सी, 14 यू होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। तो आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 MgOS दिया गया है। तो इसके लिए एक रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए जो कि सही संतुलित हो। तो 75 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। यहाँ 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन है जो कि संतुलित है। हृदय स्पंदन हार्ट बीट की शुरुआत कहाँ से होती है। हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट की शुरुआत कहाँ से होता है। तो आपका 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एस नोड से होता है, जिसे सिनोट्रियल नोड कहते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन Hg कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि, और सी थायराइड ग्रंथि, और डी अधिवृक्क कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स। 77 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्र ग्रंथि से ये वृद्धि हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन Hg स्रावित होता है, ठीक ना। 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें महिला लोग को 2100 रुपया प्रति माह मिलता है, ठीक ना। और यह 25 सितंबर से लागू है, ठीक ना। अभी वर्तमान में हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह है। और हरियाणा का राज्यपाल आशीष कुमार है, बोस है। ने विश्व फार्मासिस्ट विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है कब, 25 25 सितंबर को मनाया गया है, ठीक ना। 25 सितंबर को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वंश के शासक ने 1999 सॉरी 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव का मंदिर मंदिर का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में चंदेल, ऑप्शन बी नंद, और सी सुंग, और डी गुप्त शासक ने। तो आपका करेक्ट हो जाएगा 80 का ये, ठीक ना। चंदेल शासक ने कराया था कंदरिया महादेव का निर्माण, ठीक ना। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ मराठ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासक के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए है
भारत छोड़ो आंदोलन 1942, पानीपत की लड़ाई 1961 और प्लासी का युद्ध 1757 और भारतीय विद्रोह 1857। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का डी, ठीक ना, 1800, भारतीय विद्रोह 1857 का। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? प्राथमिक में पहला ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक तरंग, ऑप्शन बी ज्वारीय तरंग, ऑप्शन सी द्वितीयक तरंग, ऑप्शन डी सतही तरंग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर ए, जो प्राथमिक तरंग होता है, जो तीव्र भूकंपीय तरंग होता है। बता दें भूकंप 3 प्रकार का होता है, ठीक ना, भूकंप के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से बता दें 3 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी में आता है प्राथमिक तरंग, जिसे पी डैप कहते हैं। ये अनुदैर्ध्य प्राकृतिक की होती है। ये सामान्य ये पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम में गमन करता है। लेकिन द्वितीय का बात कर ले तो यह द्वितीय या अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जाना जाता है। यह ठोस में गमन करता है द्वितीय। और तृतीय का बात कर ले तो यह धरातलीय होता है। धरातलीय होता है, यह पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करता है। यह सबसे विनाशकारी होता है, तृतीय धरातलीय तरंग। भूकंप का 3 श्रेणी में बांटा गया है, जो कि है प्राथमिक, द्वितीय और धरातलीय। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आम, पीपल, बरगद, साल। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बरगद का पेड़ है जो कि राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपका ऑप्शन है 1930 और 1935, 1925 और 1945। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1945, सॉरी 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था और 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। तो और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, सॉरी मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का बी, नई दिल्ली में है, ठीक ना, नई दिल्ली में। और भारतीय पुरातत्व का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका स्थापना 1861 में किया गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई है? तो आपका है कौन सा? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी पुणे पैक्ट, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको बता दें जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और उसके बाद जलियांवाला बाग 1919 में और असहयोग आंदोलन 1920 में और पूना पैक्ट है जो 1932 में और जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1920 में अब असहयोग आंदोलन और 1932 में पूना पैक्ट और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा जुड़वा के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि शुक्र को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है और शुक्र को ही चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया गया है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन थे? संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, 90 का बी हो जाएगा 221 और क्वेश्चन नंबर 91 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बी, ठीक ना।
और 92 में मानव शुक्राणु स्पर्म को गतिशीलता प्रदान करने वाला भाग कौन-सा होता है? तो ऑप्शन ए हो गया शीर्ष, ऑप्शन बी एक्रोसोम, ऑप्शन सी मध्य खंड, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया युक्त कहते हैं, और ऑप्शन डी पूँछ यानी टेल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूँछ यानी टेल यानी फ्लैजेलम फ्लैजेलम। माइटोकॉन्ड्रिया की विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन ए क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है, ऑप्शन बी क्योंकि इससे यह कोशिका सामग्री का भंडारण होता है, ऑप्शन सी क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों का पच पचा सकता है, ऑप्शन डी क्योंकि यह ऊर्जागृह है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनो साइनोकोबालामीन है, ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना? और वही बात कर ले थायमीन का, तो थायमीन का विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमीन, ठीक ना? निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? तो निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक ना? ये गुड़हल और सरसों है जो द्विलिंगी पुष्प है। इनमें से कौन सा केचुआ केचुए का श्वसन अंग है? तो इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? तो ऑप्शन ए कोलम कोष्ठ, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी फेफड़ा, वायु कोष, ऑप्शन डी सांस रंध्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वचा है, ठीक ना? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचालन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचालन संचालन कर सकता है? तो आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन ऑप्शन सी है प्रोटीन, और ऑप्शन डी है श्वेतार श्वेतार। आपका 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ठीक ना? ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी? ऑक्सीजन और फास्फोरस का परमाणुकता परमाणुकता क्या होगी? तो आपका ऑप्शन ए है द्विपरमाणुक और त्रिपरमाणुक द्विपरमाणुक, ऑप्शन बी और द्विपरमाणुक, ऑप्शन सी द्विपरमाणुक और चतुष्परमाणुक, और ऑप्शन डी पर द्विपरमाणुक और एक परमाणुक। और 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना? सी हो जाएगा आपका द्विपरमाणुक और चतुष्ट परमाणु। 1 अक्टूबर 2025 को किस देश ने के वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? तो आपको बता दें यह चीन ने किया है, ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा, जिसे स्टूडेंट के लिए चालू किया गया है। जिसमें कि स्टूडेंट का बात कर ले तो कौन सा स्टूडेंट जा सकता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के जो स्टूडेंट है उसके लिए के वीज़ा शुरू किया गया है। यह 1 अक्टूबर 2025 से जारी होने की संभावना है, ठीक ना? यह क्वेश्चन लास्ट है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कितने हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कितने हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीदारी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 97 है, जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो 97 हल्के लड़ाकू विमान खरीदने की बात कही गई है और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को इस पर हस्ताक्षर किया है। बात कर ले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना का, तो यह इसका स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुआ था। 1940 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसे भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
और 97 में से बता दें कि 68 लड़ाकू विमान होंगे और 29 2 सीट वाले विमान के अतिरिक्त होंगे, ठीक ना? इसके लिए कुल राशि दिया गया है 62,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें कोई भी मिस्टेक हो गया हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, और कोई गलती हुआ इसके लिए सॉरी। और आप इसको जो भी स्टूडेंट है उसके पास शेयर करें जो कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और आपका सपोर्ट रहा तो ऐसे ही कंटिन्यू आपको सेट मिलते रहेंगे, और भी एग्ज़ाम रिलेटेड इस पर कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो अपना सपोर्ट करके हमारे साथ जुड़े, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू।